नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन भारी बारिश से राहत मिलेगी और देहरादून का जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान भी जाहिर किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश से राहत मिलने की बात कही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन भारी बारिश से राहत मिलेगी और साथ ही देहरादून में जो तापमान है वो भी अब 32 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है? मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है? जी बिल्कुल विशाल, मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताए उसके अनुसार राज्य में अब आने वाले कुछ दिनों तक जो है भारी बारिश से लोगों को राहत मिलेगी और जो है सुहाने मौसम का आनंद अब लोग लेंगे। वहीं प्रदेश में आई भारी आपदा से भी अब लोगों को राहत मिलेगी। जिस प्रकार से पहाड़ों में तबाही का मातम माहौल जो वो था, उससे भी अब लोगों को निजात मिल रही है। हिमांशु, क्या माने, जिस तरह से पहाड़ों में आपदाओं जैसे हालात भी बने हैं, ऐसे में सरकार की क्या रणनीति भी है, क्या योजनाएं हैं और अभी क्या माने, अभी क्या सड़कें भी कई जगह पर बाधित हैं? जी बिल्कुल, सड़कों को खोलने पर लगातार काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपदा की बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ तमाम जो है राहत बचाव दल वो सक्रिय हैं। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि मानसून उत्तराखंड में लगभग 15 सितंबर तक बना रहता है और ऐसे में अभी भी जो सीएम धामी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 15 सितंबर तक मौसम के अनुमान को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ जो है वो अलर्ट मोड पर रहें और कहीं भी अगर आपदा जैसी घटनाएं होती है तो वो सतर्क रहे। इसी के साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो लगातार सड़कों को खोलने का काम यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आंदोलनकारियों से मुलाकात की है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% तक क्षेत्रीय आरक्षण दिए जाने पर भी सभी ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में हम विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को प्रदेशवासी हमेशा याद रखेंगे। उत्तराखंड में पिछले साल दिसंबर में ही नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया था कि 25 अक्टूबर तक चुनाव करा लिया जाएगा। सरकार को उम्मीद थी कि मानसून सत्र में विधेयक सर्वसम्मति से पारित करा लिया जाएगा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के ही विधायकों ने संशोधन विधेयक पर सवाल उठा दिए। लिहाजा विधेयक को प्रवर समिति में भेजना पड़ गया। अब विपक्ष तंज कस रहा है कि बीजेपी सरकार चुनाव ही नहीं कराना चाहती है क्योंकि हार का डर उन्हें सता रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में फिर फंसा निकाय चुनाव। चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फंसा मसला। परवर समिति के पास भेजा गया विधेयक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न ये है कि नहीं, मतलब एक अजीब सिचुएशन है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि इस पे विचार किया जाए, तो विचार करने की अनुमति तो आप देंगे ना? करिए ना, आप बोलिए कि आप विचार करना चाहते हैं तो करिए विचार। उत्तराखंड में शायद इस बार सरकार ने जो डेडलाइन हाई कोर्ट में दी थी उसी वक्त में नगर निकाय चुनाव संभव था, लेकिन विधानसभा के मॉनसून सत्र में देहरादून के विकास नगर से बीजेपी के ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जो बातें
सदन में कही, उसने सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि बातों में दम है। मुन्ना सिंह चौहान की बातें सुनकर सरकार ने नगर निगम में संशोधन विधेयक को परवर समिति में भेज दिया। जो जाति का सर्टिफिकेट है, जो जाति का रिकॉग्निशन है, जो जाति की पहचान है, वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। जो हिमाचल का ओबीसी है, वो हिमाचल का ओबीसी, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग मैरिज ऑफ अ वुमेन और मैरिज टुगेदर, मैन और वुमेन, द मैरिज डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द कास्ट। यदि एक सामान्य जाति की महिला एक एससी जाति के उत्तराखंड के किसी व्यक्ति से शादी कर लेगी तो एससी की नहीं हो जाएगी, वो सामान्य की ही रहेगी। या सामान्य जाति की यदि कोई एससी की कोई सामान्य जाति से शादी करेगी तो एससी की रहेगी। लेकिन शर्त ये होगी कि यदि उत्तराखंड की एससी होगी तो उसको एससी का बेनिफिट यहां मिलेगा। यदि उत्तराखंड की एससी नहीं है तो उसको बेनिफिट यहां नहीं मिलेगा। ओबीसी में केवल उन लोगों को ही गिनती करें जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, नहीं तो एक दिन नजर आएगा कि उत्तराखंड क्या है, ओबीसी बाहुल्य है। विधेयक पर बीजेपी विधायकों ने ही उठाया था सवाल। मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली ने उठाए सवाल। सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जब बोलना शुरू किया तो मंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक शांत हो गए। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे प्रदेशों के ओबीसी हैं, उन्हें उत्तराखंड में ओबीसी क्यों माना जाएगा। विधायक ने कहा कि जिस तरह से नौकरियों में बाहरी राज्य के निवासियों को यहां ओबीसी का लाभ नहीं मिलता है, वैसे ही नगर निकायों में भी व्यवस्था होनी चाहिए। ओबीसी सर्वेक्षण केवल उत्तराखंड के मूल निवासी ओबीसी समुदाय के आधार पर ही किया जाए। देखिए, नगर निकाय के चुनावों में जो ओबीसी आरक्षण है वो विधायक सदन के पटल पर रख दिया गया है और पूरा मामला जो है वो हमने प्रवर समिति को भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा। और हमारी कोशिश ये है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ये चाहती है कि जो हमने समय पर जो 25 अक्टूबर हमने दिया है समय, उसी के अंतर्गत हम नगर निकाय के चुनावों को कराने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी कोशिश रहेगी कि इसी अक्टूबर के अंदर जो है वो चुनाव करा लिए जाए। दूसरे प्रदेशों के ओबीसी को उत्तराखंड में लाभ क्यों? उत्तराखंडी को ही मिले निकायों में ओबीसी आरक्षण। मुन्ना सिंह चौहान के बाद देहरादून के धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने मुन्ना सिंह चौहान की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि यह गंभीर विषय है, उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, लिहाजा चलते चलते इसे पास नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड के लिए आंदोलन जब शुरू हुआ था तब भी ओबीसी आरक्षण का मामला सामने आया था, तो यहाँ के युवाओं ने कहा था कि उत्तराखंड में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा उतना ही आरक्षण होना चाहिए जितना जरूरत है। पार्टी के दो विधायकों की आपत्ति के बाद विधेयक को प्रवर समिति में भेजा गया है। बड़ा गंभीर विषय है और इसको हम चलते चलते पास नहीं कर सकते। उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो मैं थोड़ा पीछे की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। जो उत्तराखंड का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसके मूल में भी ये ओबीसी आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में आया था, वही था। जब शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण देने की बात हुई तो उत्तराखंड के तमाम नौजवान उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ओबीसी की उतनी संख्या नहीं है जितना आरक्षण दिया जा रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में ओबीसी को उतना ही आरक्षण होना चाहिए जितनी जिसकी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी। अब परवर समिति के पास है विधेयक। परवर समिति 1 महीने में देगी रिपोर्ट। रिपोर्ट मिलने के बाद भी कई प्रोसेस। पिछले दिनों में हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव के संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया था कि 25 अक्टूबर तक प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, लेकिन अब तक नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का मामला प्रवर समिति के पास है, जो 1 महीने में रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन मामलों के जानकार बताते हैं कि प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद दोबारा विशेष सत्र बुलाकर विधेयक का पारित कराना होगा और उसके बाद सभी जिलाधिकारी अपने जिले में निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। फिर जिलों से रिपोर्ट सरकार के पास आएगी, तब जाकर
राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। जाहिर है इस प्रोसेस में वक्त लगेगा। नगर निकायों के चुनाव को लेकर के प्रदेश सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से माननीय हाई कोर्ट में सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव कराने का हल्फनामा दिया। इससे पहले भी हल्फनामा दिया था, उससे तो सरकार मुकरी गई और चुनाव समय पे नहीं करा पाई। अब फिर से जो हल्फनामा दिया है उसकी भी जो है स्थिति क्लियर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नगर निकाय संशोधन एक्ट जो है परवर समिति को भेज दिया गया है। अब परवर समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी, कब तक ये नगर निकाय एक्ट पास होगा, क्योंकि इसके लिए विशेष विधानसभा का सत्र भी बुलाना पड़ेगा और सरकार की मंशा पहले से ही संदेह के घेरे में थी। उत्तराखंड के 99 नगर निकायों में होना है चुनाव। हाईकोर्ट में सरकार ने 25 अक्टूबर तक मांगा था वक्त, यानी प्रदेश के 99 नगर निकायों के चुनाव का मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा में निकायों से संबंधित विधेयक पारित होने के बजाय प्रवर समिति को चला गया। दरअसल निकायों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की संस्तुति के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए सरकार सदन में नगर पालिका और नगर निगमों के एक्ट में संशोधन कर एक्ट लेकर आई थी, जो अब प्रवर समिति के पास है। हम तो लगातार कह रहे हैं कि सरकार निकायों के चुनाव कराना ही नहीं चाहती है और निकाय चुनाव टालने के लिए बार बार झूठ भी बोल रही है और बार बार जो है बहानेबाजी बना करके चुनाव टालने का बहाना भी तलाशा जा रहा है। और इस बार फिर से मुझे लगता है कि सरकार ने तैयारियां नहीं की हैं, क्योंकि आधी अधूरी तैयारियों के साथ चुनाव हो नहीं सकते हैं और फिर से मुझे लगता है कि निकाय चुनाव पीछे खिसक जाएंगे। 2023 में निकायों का कार्यकाल हुआ था खत्म। मौजूदा वक्त में निकायों में है प्रशासकों की तैनाती। कई बार प्रशासकों का बढ़ाया गया है कार्यकाल। खतरे में 25 अक्टूबर तक चुनाव कराने की टाइमलाइन। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो गया था और तब से लेकर अब तक निकायों में प्रशासक तैनात हैं। मामला हाईकोर्ट में है और पिछले दिनों सरकार ने हाईकोर्ट को 25 अक्टूबर तक चुनाव करा लेने की बात कही थी, लेकिन 25 अक्टूबर तक की चुनाव टाइमलाइन फिर से खतरे में नजर आ रही है। चुनाव कब होंगे मौजूदा वक्त में यह कहना बड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव चमोली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक भी की है। अधिकारियों को कृषक एवं सुदृढ़ीकरण और सशक्तिकरण के लिए काम करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। साथ ही सभी रेखीय विभागों को आपस में तालमेल बनाते हुए किसान हित में ठोस प्लानिंग करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। पौड़ी शहर में युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अब महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जताया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने एसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह से मुलाकात की। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम है। पौड़ी के युवाओं को आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जिसकी धरपकड़ भी पुलिस नहीं कर पा रही है। समाज सेवी नीलम जुयाल ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुलिस नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो स्थानीय महिला मजबूरन उग्र आंदोलन करेंगी। अभी जिले में ही वर्ष भर में 30 से ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं और जो हमारे कई रैकेट बनाकर कार्य कर रहे थे, हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और कई जो बाहर के सप्लायर थे, जो बरेली से या बिजनौर से यहाँ सप्लाई भी करते थे, उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। साथ ही साथ हम लोगों ने कई जगह पे ऐसे भी बच्चों को चिन्हित किया था जो कि नशे की प्रवृत्ति में लिप्त थे, उनको भी हम लोगों ने काउंसलिंग करवाई गई है। और हम लोग हर हफ्ते जो है 2 संस्थानों में जाके बच्चों की और खासकर युवाओं की हम लोग काउंसलिंग करते हैं। हम ड्रग्स डी एडिक्शन पे उनको एजुकेट भी करते हैं। मैं यहाँ पे इस एसएसपी सर से मिलने इसलिए आई थी क्योंकि कुछ दिनों से जो हम पौड़ी का माहौल देख रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी के प्रति वो माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है।
हमारी ये युवा पीढ़ी है नशे की तरफ लिप्त होती जा रही है। और कुछ दिनों पहले एक केस आया था जिसमें ऐसे ही युवाओं ने किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और वो ये हादसा होने से टला है। तो मैंने सर से यही आश्वासन लिया है कि सर अगर आगे भविष्य में इस प्रकार की हरकतें होंगी तो उसके जिम्मेवार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन रहेगा। और अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्टली 7 बजे के बाद 7 साढ़े 7 बजे के बाद अगर आप ये स्ट्रिक्टली रूल बना दें कि कोई भी नशे की हालत में पाया गया कोई भी युवक हो चाहे कोई भी हो, उनको आप तुरंत ही उन पर कार्रवाई करें तो शायद से आगे इस तरह प्रकार की जो घटना परसों होने से बची है ना हो पाएगी। सब हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं पहाड़ों में हो रही बारिश से भी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे भू कटाव भी हो रहा है। बावजूद इसके खनन माफिया दिन रात खनन कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की खतरे में भी जिंदगी पड़ गई है। लोगों का कहना है कि खनन की वजह से नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, साथ ही सड़कों की हालत भी बद से बदतर हो गई है। स्थानीय लोगों की आवाजाही में भी अब उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों खनन के चलते एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। लोगों ने बताया है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इस मामले में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। बरसात के चलते बड़ी दिक्कतें हैं, कई मकान इसकी चपेट में आ गए और हमारे सभासद जी के द्वारा इसको कई बार प्रशासन को सूचित भी किया गया और लिखित में भी दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ ये खनन करने वाले इसमें लगे ही रहते हैं और ये इधर से बस्ती की तरफ से इसको खोद के ले जाते हैं। तो इसका प्रशासन को शिकायत के बावजूद भी कोई विशेष यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि यहाँ पे एक बच्चा बरसात में ही डूब के मर गया था। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा एक गड्ढे में गिर के मर गया, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष। और हमारी ये सारी सड़कें टूट गई, आवाजाही की बड़ी दिक्कत है। सुबह शाम यहाँ पे कंपनी से आने जाने वाले ड्यूटी आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव कोटी डूडसिर का जूनियर हाई स्कूल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। यह स्कूल भवन जर्जर हालत में है, छत से पानी टपक रहा है, लेकिन जिम्मेदार समस्या से मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी और सभी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था का सपना उत्तराखंड के लोग 24 वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन प्रदेश के कई स्कूल हैं जहां भवन भी जर्जर हैं। फिर बाकी सुविधाओं पर बात करनी ही बेईमानी सा लगता है। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी विधायकों के सवालों पर कह रहे थे, थोड़ा समय दीजिए, स्कूलों की तस्वीरें पूरी तरह से बदल देंगे। हम लोग पूरे राज्य में 100% बच्चों को फर्नीचर देंगे। अभी हमारे राज्य में 27,000 बच्चों पे फर्नीचर की कमी है बेसिक में और 19,000 बच्चों की फर्नीचर की कमी है माध्यमिक में। इस साल हम 100% फर्नीचर सब बच्चों को देंगे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, हम अपने विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था सभी स्कूलों में करने जा रहे हैं और मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने स्कूलों की ग्रेडिंग की है A, B, C और D। अभी तक हमारे राज्य में 225 विद्यालय ऐसे थे जहाँ की शौचालय की दिक्कत थी, वो भी बिंदु खत्ता की, और जहाँ वन अधिनियम के कारण दिक्कत थी। लेकिन अब हमने एक रास्ता निकाल लिया है कि वहाँ हम प्री फैब्रिकेट शौचालय बना सकते हैं। तीसरा, हर स्कूल में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। अब हमारे स्कूल ऐसे रह गए, लगभग 17,000 से ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूल है और 225 स्कूल ऐसे जहाँ बिजली की दिक्कत है। हमारी इच्छा ये है कि 2025 से पहले हम हर स्कूल में बिजली का कनेक्शन दे दें। 2017 से ही देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और अभी भी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि समय दीजिए, शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। जबकि सच्चाई तो है कि किसी स्कूल में शिक्षक तो हैं लेकिन भवन ही जर्जर हैं और जहां भवन ठीक है वहां शिक्षकों की भारी कमी है।
जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। विद्यालय की जो है बहुत बुरी स्थिति है, मतलब बुरी से बुरी स्थिति है। आप खुद देख सकते हैं कि अंदर जो है कि बच्चों को बैठने के लिए नहीं है, और कभी भी कोई तत्काल कार्रवाई नहीं करेगी तो हम भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं और कभी कोई घटना हो जाएगी इसके लिए ये कोई भी देख सकता है। ये नहीं है कि ये कोई वो है छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। और देख के आपको यही मांग है सर कि इसको अति शीघ्र बनाने की कष्ट करें। इस बार कोटे ढूंढसिर के लोग परेशान, जूनियर हाई स्कूल का हाल बेहाल, भवन के छत से टपकता है पानी। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवरा विधानसभा के कीर्तिनगर विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव कोटी ढूंढसिर का जूनियर हाई स्कूल कोटी अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण जर्जर हालत में है। विद्यालय की छत से पानी टपक रहा है, जिसके कारण बच्चों का पठन पाठन भी काफी प्रभावित हो रहा है। यहाँ विद्यालय की स्थिति इस प्रकार से कि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है, किसी की बच्चा भी वहाँ पे मतलब जो है गुरुजी, हमारे जो गुरुजी भी हैं वो भी डर के वहाँ पे बच्चों को पढ़ा। कृपया इसमें संज्ञान लीजिए और इस स्कूल के बारे में सोचिए। यहाँ पे छात्र संख्या भी बहुत बढ़िया है, बच्चे भी पढ़। जिस सरकार से यही मांग रहेगी कि कृपया इस विद्यालय को यथावत तुरंत इसको सही करवाएं और इसको ठीक बनवाएं। जूनियर हाई स्कूल में करते हैं 21 बच्चे पढ़ाई, 21 बच्चों के लिए 4 शिक्षकों की नियुक्ति। सबको दी जानकारी लेकिन कार्रवाई नहीं। विद्यालय में कोटी डुंगरा ग्राम सभा में 21 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में 4 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। ग्राम प्रधान पिंकी देवी का कहना है कि लगातार 2021-22 से विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के संबंध में लगातार पत्राचार किया जा रहा, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहन लाल ने कहा कि ग्राम प्रधान और एसएमसी की तरफ से भी शासन को पत्र लिखकर जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ स्कूल छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर से सुबह। आजकल यहाँ बारिश का मौसम है और यहाँ स्कूल की स्थिति इतनी बेकार है कि यहाँ आने में भेजने में बच्चों को बहुत डर लग रहा है। जान जोखिम में डाल स्कूल जाते हैं बच्चे। स्कूल में हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार? ग्रामीणों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। ग्रामीण उपेंद्र कुमार और नरेश उनियाल ने बताया कि वे अपने बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल भेज रहे हैं। विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यदि सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं करती तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मैं ये चाहती हूँ कि हमने यह प्रस्ताव बनाया 2021-22 से बहुत सारे आज तक बनाते दे रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ कुछ भी सूचना या कुछ भी नहीं हो रही है। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? पहाड़ी लोग पहले और आज भी परेशान। सरकार के दावों पर फिर उठ रहा है सवाल। ग्रामीणों की गुहार, कुछ कीजिए सरकार। राज्य गठन के वर्षों बाद भी पहाड़ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही और सरकार आंकड़े गिना रही। कहने को तो प्रदेश में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी पहाड़ के लोग पहले की तरह ही परेशान हैं। लोग धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की ही बातें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।